आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्लास 10 सीबीएसई साइंस के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका अब बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, क्लास 10 के। और टर्म 1 आपका हो चुका है, टर्म 2 आपका होना है ना। अब टर्म 1 का रिज़ल्ट भी आ जाएगा एक आध दिन में या जब भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमें सिर्फ टर्म 2 की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए साइंस को, क्योंकि हम आगे नीट देना चाहते हैं, हम आगे जेई का टेस्ट देना चाहते हैं। हम इसलिए पढ़ेंगे, हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें टर्म 2 देना है। लेकिन पढ़ेंगे हम टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि बाकी आधा सिलेबस हम टर्म 1 में कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो मैंने ये सारे चैप्टर्स पे सेल्फ स्टडी करके इनके नोट्स तैयार कर लिए हैं, और आई विल डिस्कस दीज विद यू, ओके, वेन एवर आई गेट द टाइम, ओके। हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर के नोट्स को डिस्कस करेंगे, और बाकायदा आपका एक तरीके से ट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, सभी चैप्टर्स को बराबर टाइम दीजिएगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है, कोई भी चैप्टर बड़ा नहीं है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो कई लोग उसे छोड़ देते हैं कि भाई हम नहीं पढ़ रहे, 5 नंबर का ही तो है, क्या करना है, तो हम खुद भी दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपको आगे जाके क्लास 11 और क्लास 12 में भी पढ़ाई करनी है, एंड यू आर गोइंग टू स्टडी साइंस, ठीक है। अगर आप नीट और जेई को टारगेट कर रहे हैं, आप नीट और जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उससे क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। और अगर आपसे छोड़ के चल रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए हमें पढ़ाई पढ़ने के लिए करनी है। अभी टर्म 2 जो होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब भी होंगे, जब हम लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, बिकॉज ओमिक्रॉन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ओके। हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते रिगार्डिंग दी टर्म 2 एग्ज़ाम्स, बट हमें पढ़ना है। टर्म 2 एग्ज़ाम जैसे भी हो, हमें उसके अलग हटके, उससे अलग हटके हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, पूरी बुक हमें कवर करनी है, ठीक है। तो हमारे टर्म 2 के जो सीबीएसई ने जो हमें सिलेबस दिया है उसके अनुसार 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहले यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आ रहा है 10 नंबर का, ठीक है। यानी हम 5-5 नंबर का मान सकते हैं दोनों को। चैप्टर 4 भी 5 नंबर का और चैप्टर 5 भी 5 नंबर का। वर्ल्ड ऑफ लिविंग है चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये आ रहा है 13 मार्क्स का। तो हम इसे अगर आधा आधा डिवाइड करें तो 6.5 के दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए हर चैप्टर की तरफ। फिर है इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 12 और 13, ये 12 नंबर का आ रहा है, तो आप 6-6 नंबर का मान सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 नंबर का अकेला आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो एक एवरेज बेसिस पर हर चैप्टर 5 से 7 नंबर के बीच में है ना, कोई भी चैप्टर हो। तो यानी कि हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को इसलिए मत छोड़िएगा कि ये चैप्टर 15 तो 5 नंबर का है और लिविंग वर्ल्ड वाला हमारा चैप्टर 13 नंबर का है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें बायो लेनी है फ्यूचर में। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नीट भी देना चाहते हैं तो आपको 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़नी पड़ेगी। तो हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यू आर अ स्टूडेंट और आपको भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर चैप्टर को बराबर टाइम देना है, बराबर उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो जो सीबीएसई ने जो हमें सिलेबस दिया है उसके अंदर उसने थीम्स में डिवाइड करके दिया है, वही सेम टू सेम मैंने यहाँ कॉपी किया है। बस एक डिफरेंस है, वो ये है कि उन्होंने जो कंटेंट्स है ना, वो ये जो कंटेंट्स यहाँ दे रखे हैं वो इन्होंने कॉमा में दे रखे थे, मैंने इसको लिस्ट बना दी है, ताकि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये ईजी रहेगा कि वो देख लें कि अच्छा मैंने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ लिया, अच्छा मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ लिया, अच्छा वर्सेटाइल नेचर भी पढ़ लिया, अच्छा होमोलॉगस सीरीज़ भी हो गई, ये मेरा चैप्टर पूरा हो गया, अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। तो ये आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैंने सिलेबस को लिस्टिंग वाले पैटर्न में बनाया है, ठीक है। इफ़ यू वांट तो मैं आपके साथ ये वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है, जो कि हमारा थीम 1 से आ रहा है। जो टोटल थीम 1 कितने की है? थीम 1 10 नंबर की है। यूनिट 1 हमारा 10 नंबर का है, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हमारा यूनिट चेंज हो रहा है। तो पहले यूनिट में 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, बेहतरीन चैप्टर है, और इस चैप्टर का इस्तेमाल आपको 11th और 12th, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी टॉपिक से आती है, पूरी की पूरी, है ना। तो कार्बन एंड कंपाउंड, इसको तो आप भूल कर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही यही है,
कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, इसमें 4 टॉपिक हैं और ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, बस ये सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअल हैं, एक बार समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आपने भूत बनाया ना इसका, तो फिर ये भूत ज़िंदगी भर सवार रहेगा और आप फिर इसको दोबारा टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी बिल्कुल आप बेसिक नेचर पर हैं तो इसको अभी से कवर करके चलिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासीफाई किया जाता है ना, जैसे हीलियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सो दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो आपको इसमें पढ़ना है। पर ऐसा नहीं है कि चैप्टर शुरू होते ही आप डायरेक्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फिर अगला है अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उससे पहले पहले क्या क्या अटेम्प्ट किए हैं लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के। जैसे कि डोब्रीनर्स ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स लिख गया, ये ट्रेड्स वर्ड है। ठीक है, ट्रेड्स, TRAIDS। न्यूलैंड्स के लॉज हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अर्ली अटेम्प्ट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए किए गए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए किए गए थे। बट हमें इन्हें पढ़ना है, हालांकि ये आज यूज़ नहीं होते, दे आर अब ये जो है ये इनको खारिज कर दिया गया है, अब ये यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें साइंटिफिक समझ होने के लिए इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। अगला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आजकल आप केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में देखते हैं, जो हमारा वो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपकी NCERT की किताब में आगे पीछे शायद बन भी रहा हो कहीं, है ना, उसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरीके से एक टॉपिक है इसमें ग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम प्रॉपर्टीज़ की उसकी प्रॉपर्टीज़ को ग्रेड करते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा सा लेंदी है ये टॉपिक, है ना, थोड़ा हैवी टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का, फिर इसमें थोड़ा सा टेबल्स वगैरह इसमें ज़्यादा हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में आपको S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक ये सब पढ़ना है ना। और आपके जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उन सब टॉपिक्स का जो बेस है, उसकी जो शुरुआत है वो क्लास 10th में हो जाती है, चैप्टर 5 से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। और अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया है, इसको छोटा समझ के या इसको लेंदी समझ के या इसको मामूली समझ के, तो आपको आगे चल के बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि क्लास 11th और 12th में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो सारी यहीं से बेस है उसका। तो अगर आपने अभी से पढ़ाई नहीं करी है और ये चैप्टर छोड़ देंगे तो आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक नंबर वैलेंसी, ये वो वाली वैलेंसी नहीं है, ठीक है, जो अभी तक आप पढ़ते आए थे। यहाँ वैलेंसी को हम एक प्रॉपर अलग एस्पेक्ट उसका देखेंगे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब मैंने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, यानी यहाँ आपका यूनिट चेंज हो रहा है। फिर आपके आ जाती है बायो के अंदर आपको 2 चैप्टर हैं यूनिट के अंदर, जो कि आपके 13 मार्क्स के हैं। इसमें पहला है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये 6.5 नंबर का चैप्टर आ रहा है टर्म 2 में। और इसके अलावा अगर आप 12th या 11th अगर आप नीट देना चाहते हैं तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी। और 11th-12th में रिप्रोडक्शन एक काफ़ी अहम रोल प्ले करता है इन क्लास 11th एज वेल एंड 12th, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड? चैप्टर 8 में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट पढ़ना है, ठीक है। तो एनिमल्स में वो सेक्सुअल होता है और प्लांट्स में वो एसेक्सुअल होता है। और आपका जो भी होता है एस्पेक्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली प्लांट्स में भी हो सकता है, तो वो जो एक्सेप्शंस हैं और जो भी केसेस हैं वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। फिर अगला रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फिर नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये हमें पढ़ना है। फिर आपका HIV एड्स के बारे में और थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। फिर चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे जो है MCQs ज़्यादातर बनेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो इसमें ऑब्जेक्टिव में MCQ बनने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फैक्चुअल होती हैं, है ना। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव वे में अच्छे लगते हैं और ये वाले जो है ये ऑब्जेक्टिव वे में ज़्यादा ठीक लगते हैं।
तो वो तो देखते हैं आगे एग्ज़ाम कैसे भी होगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन अभी के लिए हमें जो पढ़ाई करनी है उसमें ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी कहते हैं किस तरीके से हेरिडिटी हम कहते हैं, अगर हम एक जनरल टर्म के लिए यूज़ करें तो हेरिडिटी हम कहते हैं विरासत को, और एवोल्यूशन हम कहते हैं चेंजेस को, जो समय के साथ चेंजेस आते हैं। विरासत में यहाँ पर इस चैप्टर में विरासत का इस्तेमाल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके अंदर जैसे कि अगर मेरे पेरेंट्स के बाल कर्ली हैं, मेरी मदर के बाल कर्ली हैं, तो मेरे बाल भी कर्ली हैं, है ना। तो ये जो मेरे अंदर जो कर्ली वालों का जो ट्रेट आया है, जो क्वालिटी आई है, वो मेरी मदर से आई है, यानी उन्होंने मुझे विरासत में दी है। या अगर मेरे फादर की आइज़ का कलर ब्राउन है तो मेरी आइज़ का कलर भी ब्राउन है, तो वहाँ जो आई कलर है, वो जो ट्रेट है, वो मेरे पेरेंट्स से आया है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़नी है, लेकिन इसको इतना डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को। जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, सो इट वाज इन वेरी डेप्थ, लेकिन अब भी शायद इन्होंने इसको रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशन, ठीक है। हो सकता है जो सिलेबस रिडक्शन है वो यहीं पर किया गया है। इसमें आपका एक तो हेरिडिटी आप पढ़ेंगे, फिर मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आपको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, यानी अगर किस तरीके से ट्रेड्स बच्चों में आती हैं, क्या लॉज हैं उनके पीछे। फिर आपको एक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, यानी कि अगर लड़का हुआ है तो उसको मतलब जैसे पेरेंट्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ये थोड़ी सी स्टडी है, थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है काफ़ी ज़्यादा। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इन सभी चीज़ों का लेना है, बस इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना, दैट इज यूनिट 4th, इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, इसे तो भूल कर भी छोड़ना नहीं है, भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और अभी जनवरी के महीने में सारा सिलेबस निपटा लो, क्योंकि फिर फरवरी में एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे वो सब आपका उसमें टाइम जाएगा, क्या अभी डिले हो रहा है या जो भी हो रहा है, मतलब उस सब में आपका टाइम जाएगा। इसलिए अभी बेटर टाइम है। मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करती जाऊंगी इन वन वीडियो, वन टॉपिक, और उसमें लास्ट में हम फरवरी में फिर रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR। देखो जी, पोटेंशियल, वोल्टेज, पावर, करंट, रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि क्लास 11th और क्लास 12th का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चैप्टर से आता है। चार्जेस वाला चैप्टर आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है ना, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी स्वयं एक चैप्टर है क्लास 12th में। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, तो बेहतर है कि इन्हें बेस से पकड़ के चलो, अभी से पकड़ के चलो, छोड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक टॉपिक हम देखेंगे, क्या क्या लॉज हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वी विल सी देम इन वीडियोज़, ओके। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। यानी कुछ छोड़ा जा सकता है ही नहीं, और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, चैप्टर नंबर 13। फिर एक चैप्टर और है आर इन्वायरमेंट थीम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, 5 नंबर है और कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब मैं बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आप एक प्रॉपर स्टडी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई वॉन्टेड टू टेक सम लाइव क्लासेस if some of you are ready for that, so please tell me in the comment sections, okay। अदरवाइज़ वीडियोस तो हम लाते रहेंगे जिससे आपको इजी रहे पढ़ाई करने में। एक और चीज़ है चैप्टर नंबर 16, ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ होगा, यानी जो आपका 5 नंबर का इंटरनल असेसमेंट रहता है ना, उसके लिए यूज़ होगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो इसको पढ़ना है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज़ होगा। तो आप चाहो तो पहले हम 16 भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ऊपर से नीचे आना ज़्यादा बेटर है ना। चलिए, वी विल डू इट
one by one. Thank you for watching this video, and if you like, then please subscribe to my channel, and if you have any query or anything that you want to understand, then you can please write it down in the comment section below.